हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की विज्ञान विषय की कार्यपुस्तिका को यहाँ सोल्व करेंगे और उसके हम कार्यपत्रक संख्या 16, 17, 18 और 19 और 20 तक टोटल 5 जो कार्यपत्रक है उन पांचों कार्यपत्रकों को हम कंप्लीटली इस एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि विज्ञान विषय के यूनिट नंबर 6 जैव प्रक्रम के हिस्से हैं। ठीक है, तो हम इन सभी वर्कशीट को एक साथ सॉल्व करेंगे और यदि आप अलग अलग वर्कशीट इसकी देखना चाहते हैं और यदि आप इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हैं तो इस वीडियो का जो नीचे टाइटल है, हेडलाइन है, उसको टच कीजिए तो नीचे आपको अलग वर्क वाइज जो कार्यपत्रक संख्या वाइज आपको अलग अलग वीडियो के पार्ट्स मिल जाएंगे। जो आपको सॉल्व करनी है वहां से डायरेक्ट प्ले करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप 17 देखना चाहते हैं डायरेक्ट, तो 16 देख कर डायरेक्ट 17 टच कीजिए, 17 दिख जाएगा। 20 देखना चाहते हैं 20 दिख जाएगा। ओके, यहाँ अलग अलग वीडियो न करके हमने यहाँ कंबाइंड वीडियो बनाया है, इसलिए आपको ये भी सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑल पर ऊपर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप अपनी 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो बेहतर ढंग से कर पाए, साथ ही साथ अपनी जो वर्कबुक है उसको सॉल्व कर पाए। थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न पाचन अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें देखिए डायग्राम दे रखा है और पाचन तंत्र के डायग्राम के हमें जो अंगों के नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, जिह्वा है, तो यहाँ हम लिख देंगे जिह्वा। दिस इज द डायफ्राम। पित्ताशय, पित्त नली, और यह है यकृत, अग्नाशय और परिशेषिका। इधर देखते हैं तो यह है मुंह और यह है ग्रसिका, यह है आमाशय, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, बृहद्रांत मतलब बड़ी आंत और नीचे ही नीचे है क्या, गुदा द्वार। तो इस प्रकार आपको इस डायग्राम के पाचन के जो अंगों के हैं वो नाम आपको नोट करने हैं, लिखने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दे रखा है क्या चूने के पानी में नली से फूंक मारने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है। तो इसका कारण है चूने के पानी में नली से फूंक मारने पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की मौजूदगी के कारण वह सफेद मतलब दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य में क्या दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, उसका नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले यहाँ हार्ट बना लेंगे और उसके बाद में फुफ्फुसीय 2 फुफ्फुस बन जाएगा और ये शरीर की कोशिका। तो यहाँ ये RA-RV हो जाएगा और LA-LV हो जाएगा, आलिंद और नीले, है ना। तो यहाँ इधर है ये वेनकवा, शरीर से महाशिरा। तो ये शरीर की कोशिकाओं से महाशिरा इसके अंदर जा रही है और ब्लड इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, और ये है शरीर को महाधमनी, मतलब आपके इस हार्ट से ब्लड की एक जो एरोटा है वो निकलती है, महाधमनी निकलती है और वो शरीर तक आपको क्या पहुंचाती है, रक्त पहुंचाती है ऑक्सीजन युक्त, है ना। दूसरा एक सिस्टम तो ये हो गया। दोहरा क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर जो फुफ्फुस है उनके लिए अलग से धमनी है, तो जिसको फुफ्फुसीय धमनी बोला जाता है ना। तो यहाँ से ब्लड फुफ्फुस में जाता है और फुफ्फुस से जो ब्लड है यहाँ पर इसमें आता है। तो इस प्रकार दोहरा परिसंचरण तंत्र यहाँ पर है, तो इनके हम सबके नाम लिख देंगे। फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, है ना, और ये वेना कावा हो जाएगा। और इसके अलावा जो है फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों की जो कोशिकाएं हैं, बॉडी ऑर्गन सेल्स है ना। आगे है फुफ्फुस से फुफ्फुसीय सिरा और ये क्या है, दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, फुफ्फुस लंग्स है। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक संख्या 17 में। तो देखिए यहाँ पर जो कि पेड़ पौधों से संबंधित मुख्यतः इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों का वहन में क्या अंतर होता है। तो देखिए जाइलम और फ्लो मतलब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, जाइलम मतलब जो नीचे से ऊपर जाता है ना। तो इसमें मेन तो ये चीज ये हो गया कि भाई जाइलम में है वो चीजें हैं, पोषक तत्व नीचे से ऊपर जाते हैं, और फ्लो में पत्तियों से जो भोजन बनता है वो धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचता है। मेन डिफरेंस तो हो गया। तो देखिए आगे है, जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है जो मृत्यु तक होते हैं, है ना। जबकि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका द्वारा संलग्न साथी कोशिका की सहायता से होता है जो जैव कोशिकाएं हैं। तो एक की तो मृत कोशिकाएं हैं मतलब मृत्यु तक है, दूसरे के जीवित है, जैव है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देखिए, गाय की जो शुद्रांत लंबी और शेर की शुद्रांत मोटी होती है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि भाई गाय है घास और पेड़ पौधे खाती है जिसमें सेलुलोज का मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो कि एक जटिल शर्करा है, और उस जटिल को शर्करा को पचाने के लिए पचाने में अधिक समय लगता है, और इसीलिए ये क्या है, इसकी जो छोटी आंत है वो लंबी होती है, जबकि शेर मांसाहारी होते हैं इसलिए कम समय में पच जाता है, और इसलिए छोटी आंत इनकी छोटी ही होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप बना लीजिए। दिस इज द किडनी और ये यूरेटर है, मूत्रवाहिनी, और ये यूरिनरी ब्लैडर है मूत्राशय, और ये मूत्र मार्ग। ओके, तो इस प्रकार आप बना लीजिए। आगे है डायलिसिस क्या है भाई, हमारे जो किडनी का काम है वो है ब्लड को छानने का, ब्लड को शुद्ध करने का। लेकिन होता क्या है, मान लो किडनी फेल हो जाए तो उसमें डायरेक्ट किडनी का काम करने किया जाता है कृत्रिम रूप से। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के वृक्क मतलब किडनी सही से काम नहीं करते हैं तब एक कृत्रिम विधि से रक्त शोधन किया जाता है। इस कृत्रिम रक्त शोधन विधि को ही क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण की निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए CO2 है और ये पानी है, 6CO2 और 12H2O, यहाँ पर प्रकाश आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज अणु बनते हैं, C6H12O6, और फिर ऑक्सीजन 6O2 और जल के अणु 6H2O। ओके, तो इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया है वो कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार हमारी ये कार्यपत्रक संख्या 17 है वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 18 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो देखिए भाई, पीयूष ग्रंथि अन्य सभी अंगों और अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन उत्पादन को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ना। जैसे एक मास्टर का काम ये करती है, कहने का मतलब अन्य सभी जो ग्लैंड्स हैं उन पर कंट्रोलिंग का काम ये है, नियमन का काम ये करती है, इसलिए दैट इज कॉल्ड मास्टर ग्रंथि। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दे रखा है, मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत नासा द्वार से वायु कुपिका तक वायु के मार्ग को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। तो आप अपने उसमें है रेखा चित्र आराम से दर्शा सकते हैं। नासा छिद्र, नासा द्वार हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गई, और ये कंठ हो गया, ये श्वास नली हो गया, उपास्थि हो गया, ये पसली हो गया, ये श्वसनी, श्वसनिका और कुपिका कोश। ओके, तो इस प्रकार डायग्राम बना लीजिए और अच्छी तरीके से उसको कलर कीजिए, अच्छा भी लगे और आप इसकी जो पार्ट्स है उनको अच्छी तरह से जान सके, पहचान सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है। तो देखिए, प्रकुंचन का तो 120 होता है और अनुशीतलन का 80 mmHg होता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रुधिर का रंग है वो लाल होता है, जबकि लसिका होती है वो रक्त रंग विहीन होती है। क्या कारण है उसका? तो ये देखिए भाई, मेन कारण तो आप सभी जानते हैं कि ब्लड का जो लाल रक्त होता है, लाल रंग होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, वो यही मेन कारण है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रुधिर का रंग है वो लाल होता है, रेड होता है, जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, तो फिर वो रंग विहीन ही होगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन है तो ब्लड का कलर रेड है, हीमोग्लोबिन नहीं है तो कलर नहीं है, सीधी सी बात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत में कौन सी रचनाएं पाई जाती है, उनकी क्या विशेषता है। तो सीधी सी बात है, उसमें रसांकुर पाए जाते हैं, मतलब जो छोटी आंत में से रस को अवशोषित करने वाले छोटे छोटे अंगुली जैसे अंकुर होते हैं तो उनको बोला जाता है रसांकुर। तो रसांकुर उसमें होते हैं जो कि भोजन से, पचे हुए भोजन में से और भी अवशोषण पोषक तत्वों का करती है और वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत में अंगुली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण हेतु छोटी आंत के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं जिससे भोजन अवशोषित होकर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच सके। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है, कार्यपत्रक समाप्त होता है। अब है कार्यपत्रक नंबर 19 कक्षा 10 का विज्ञान विषय का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो भी अब तक हमारे जो पिछले और आगे के जितने भी वीडियो, जितने भी कार्यपत्रक हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं वो सभी जैव प्रक्रम से ही संबंधित है, ताकि भाई एक पार्ट से जितने भी कार्यपत्रक बनते हैं उनको आप एक ही वीडियो में एक साथ सॉल्व कर सको और आप अपने जो
पार्ट है उसका अच्छे से रिवीजन कर सको। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है। भाई जब हम खाना खाते हैं तो लार क्या काम करता है, तो लार एक तो ये करता है कि भोजन को गीला कर देता है, लुगदी बना देता है और आसानी से जिससे निकला जा सके, और एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो इस प्रकार लार से भोजन का मुंह में पाचन शुरू हो जाता है। भाई हमारा जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई आप सभी जानते हैं कि किडनी की जो है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, वो होती है नेफ्रॉन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जलीय जीवों में श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा से अधिक क्यों होती है। भाई जलीय जीव है वो ज्यादा सांस क्यों लेते हैं स्थल जीवों की तुलना में, कारण क्या है कि भाई जलीय जीव है वो पानी से तो बाहर निकलते नहीं है, तो पानी में ही जो मौजूद ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पानी में इतनी ऑक्सीजन नहीं है जितना कि बाहर है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उन्हें बार बार जल्दी ज्यादा सांस लेना पड़ता है, और यही कारण है कि जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों से अधिक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का शोषण में उपयोग करते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। भाई यदि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो तो उस कंडीशन में क्या होता है। भाई जब बॉडी होती है हमारी, तो जैसे ही हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वो हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, तो वहां पर आता है कि भाई आपका खून की कमी है। तो खून की कमी न हो लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी जरूर होती है, और वही आपकी खून की कमी को रिप्रेजेंट करते हैं, आरबीसी काउंट वहां पर होती है ना। तो देखिए यहाँ देखिए हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है कि जो हम सांस लेते हैं, फेफड़ों में हमारी सांस जाती है, वहां जो उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो उस ऑक्सीजन को परिवहन का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन की कमी होने लगती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान होने लगती है, और त्वचा, आंखों का रंग पीला पड़ने लगता है, जैसे आपने सुना होगा ना। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दो एक कोशिकीय जीवों के नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए अमीबा और पैरामीशियम है, वो दोनों ही क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पादपों के कोई दो अवशिष्ट पदार्थों के नाम बताइए। तो गोंद है, भाई जो पौधों में से गोंद निकलता है वो अवशिष्ट ही है, और ऑक्सीजन भी अवशिष्ट ही है, क्योंकि वो तो उनके लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अवशिष्ट है, जबकि ऑक्सीजन उनके लिए अवशिष्ट है। वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो हमारे लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अपशिष्ट है, जबकि पौधों के लिए अपशिष्ट ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे है मछली व मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में कोई एक अंतर बताइए। तो भाई हमने अभी पढ़ा था पहले, जो परिसंचरण तंत्र है वो मनुष्य में क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब एक परिसंचरण तंत्र है वो पूरी कंप्लीट बॉडी के लिए होता है, दूसरा जो परिसंचरण तंत्र है वो हमारे लंग्स के लिए होता है, जहां हमारे ब्लड की शुद्धि होती है और उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है ना। तो देखिए मछलियों में एक परिवहन संचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार हमारी वर्ष नंबर 19 है, कार्यपत्रक 19 है, वो कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 20 की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट कार्यपत्रक है ना। तो देखिए यहाँ पर गर्मियों में हम वृक्षों के नीचे ठंडक महसूस क्यों करते हैं। भाई हम छाया में चले जाएं, मकान में घुस जाए, लेकिन ठंडक नहीं लगती, लेकिन पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो बल्कि ठंडी ठंडी कूल हवा चलती है, अमिताभ बच्चन वाली, है ना। तो वो उसका कारण क्या है, तो देखिए दिन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण पत्तियों में उपस्थित जल रंध्रों द्वारा बाहर निकलता है, जो हवा से टकराने के कारण शीतलता देता है। भाई पत्तियों से नमी बाहर आती है और नमी ठंडक देती है, सार बात यही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या दे रखा है, मनुष्य के आमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका होती है। तो देखिए आमाशय में श्लेष्मा भोजन कणों को चिपकाने तथा उन्हें बोलस के रूप में रूपांतरित करने में मदद करता है, इसलिए श्लेष्मा बहुत जरूरी है, और श्लेष्मा हमारे आमाशय की जो परतें हैं उनकी भी रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए हमारे पेड़ पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है। स्व मतलब अपना, पोष मतलब पोषण करना, अर्थात वे खुद का पोषण खुद ही बनाते हैं, करते हैं, खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, तो इसलिए स्वपोषी है, सारवाती है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सो वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जैव प्रक्रम क्या है भाई। हमारे इस जितने भी हमने वर्कशीट इस वीडियो में सॉल्व की है, कार्यपत्रक सॉल्व किए हैं, तो वहां पर यह है कि ये जैव प्रक्रम नामक यूनिट से लिया गया। तो जैव प्रक्रम है क्या भला, है ना, लाइफ प्रोसेस है क्या। तो इसका आंसर है किसी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जनन आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय और अवायवीय श्वसन में कोई दो अंतर बताइए। तो देखिए, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फर्स्ट अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है, वायवीय श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके CO2 तथा जल में जल उत्पन्न करता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अल्कोहल एवं CO2 का उत्पादन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन सा तंत्र कार्य करता है। तो है वो उत्सर्जन तंत्र। ओके, तो इस प्रकार हमारी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की, है ना, वैसे ये NCERT CBSE के लिए इक्वली यूजफुल है फॉर ऑल ओवर इंडिया, है ना। तो इसके लिए इसकी हमारी वर्ष नंबर 16 से 17, 18, 19, 20 है, वो सभी वर्षेट है, कार्यपत्रक है, वो यहाँ हमने सोल्व कर दिए। थैंक यू वेरी मच। एक नए वीडियो में कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, वंदे मातरम।